बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे ख़बर कभी मरती नहीं है। और आज तो नैब चेयरमैन ने लाहौर में एक तकरीब से ख़िताब किया और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम NRO नहीं देंगे, किसी भी सूरत नैब उसका हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने ये क्यों कहा, उनको ये वजाहत क्यों देनी पड़ी, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन पहले सुनिए, चेयरमैन नैब ने हेलीकॉप्टर केस के अंदर भी वज़ीर इत्तलात का जो मुतालबा था उसको मुस्तरद किया है। दोनों बातें जो हुई हैं वो ज़रा सुनिएगा। नैब की टोटल जाती है जो इन्होंने ये केसेस जो है वो रखे हुए हैं, ये तौहीन कर रही है नैब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, पाकिस्तान के सिस्टम की जो अभी तक ये चला रहे। हेडलाइन थी कि नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इज़्ज़त अफजाई है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। अहम और बुनियादी सवाल ये है कि NRO की वजाहत ऐसे वक्त में दी जा रही है चेयरमैन नैब की जानिब से, जबकि हर तरफ से NRO की बातें हो रही हैं, डीलों की बातें हो रही हैं। कल वज़ीर इत्तलात साहब ने परसों खुद हामिद मीर साहब के शो के ऊपर ये भी बात की कि इनको पता है, यानी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ इशारा करके, कि इनके बड़े किन किन से मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं तफसीलात नहीं बता सकता क्योंकि जो ये मामला है ये बाद में खुद ही पता चल जाएगा। सो ये इम्पोर्टेंट बात है कि NRO की खबरें अगर हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से भी आ रही हैं और फिर मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये मुनासिब समझा गया होगा कि NRO की तरदीद की जाए चेयरमैन नैब की जानिब से। सो इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे कि अब की बार NRO होगा तो किसकी तरफ से होगा, कैसा होगा और क्यों कर होगा और किस शक्ल में हो सकता है। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तरदीद की है, गो के NRO की इस तरह की इत्तला दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है। इसी तरह से एक जो दूसरा अहम इशू है वो ECL से नाम निकाले जाने के हवाले से बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह साहब का नाम जो है वो कोर्ट ने रिकमेंड किया था, मगर काबीना ने उसके ऊपर फैसला ये किया है कि इसके ऊपर ताहाल जो है वो नाम नहीं निकाला जाएगा, बल्कि एक कमेटी बना दी गई है जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, जिसमें फिरोग नसीम साहब हैं, जिसमें शहरियार आफरीदी साहब है, और वो फैसला करेगी जब तफसीली फैसला आ जाएगा कि आया इनका नाम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। इस वक्त सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जितना तनाव है, जितना तनाज़ा है, वो पहले शायद गुज़िश्ता कुछ अदवार में इतना नहीं नजर आया जितना कि इस वक्त है। मसलन वो कह रहे हैं कि हमें 92 अरब रुपए चाहिए, ये कह रहे हैं कि हम आपको नहीं दे सकते। और आज फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट दिया है, वो भी जरा सुनिएगा। तो वफाकी हुकूमत है, हमने फैसला किया है कि कराची को हमने फोकस करना है अपनी डेवलपमेंट का। और पहले ये हो रहा है कि पैसे वहाँ पे जाते हैं वाया मुराद अली शाह साहब के ओमनी, और ओमनी के वाया दुबई, और दुबई के वाया लंदन, और लंदन के वाया पेरिस, और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। लिहाजा उन पैसों को रोकने के लिए ज़रूरी था कि वो पैसे वफाकी हुकूमत बराह रास्त वहाँ पे खर्च करती। लिहाजा इंशाअल्लाह वो बराह रास्त ख़त्म भी किया जाएगा। एतमाद नहीं है, इसीलिए वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि चूंकि वो रकम बाहर चली जाती है, इसलिए कराची में हमारा मैंडेट है, हम ये बात जो है वो तय करेंगे कि इसको कैसे लगाना है। तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी सूबे के पैसे के हवाले से वफाक इस तरह रिस्पॉन्ड करे। क्या ये कोई बड़ा तनाज़ा आगे जाके बन सकता है? अहम सवाल है। खुर्रम शेर ज़मान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन से अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए ताकि जरदारी साहब को जो है वो नाअहल करवाया जा सके। और इम्पॉर्टेंट मीटिंग हासिल बजिंजो साहब की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी हुई है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन हाउस तब्दीली, बेशक वो सेनेट में हो या ऐवान के अंदर कौमी असम्बली में हो, उसके ऊपर भी बात हो रही हो। मखदूम अहमद महमूद साहब भी आज नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, शख्सियात हमारे पास 4 हैं। जनाब शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, जो कि एहतसाब के हवाले से आजकल इनका बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन ये उस मॉनिटरिंग सेल के
ये जो सेल है उसके सरबराह हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि PTI गवर्नमेंट ने बनाया। जनाब सलीम साफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब सलीम बुखारी साहब अगेन एक बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत सीनियर बहुत मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं सलीम साफ़ी साहब आपसे शुरू किए देती हूँ, क्योंकि ये जो फैसले हुए हैं बहुत सारे हैं, डिटेल्स बहुत सी हैं, लेकिन NRO का फैसला यानी स्टेटमेंट चेयरमैन नैब की तरफ से क्यों आया इस वक्त? ये सारा जो है टोपी ड्रामा हो रहा है। फवाद चौधरी साहब को आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। उसने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली और इस वक्त वो इमरान खान साहब के जो गुड बुक है उसमें सर फहरिस्त है, सबसे करीबी इस वक्त वो उनके मुशीर हैं। तो ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नैब जो है कोई मेरिट पे केसेस को नहीं ले रहा और नैब जो है उधर खानापुरी कर रहा है PTI की साइड पे, और ये दूसरी तरफ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पूर्ति दिखा रहा है। तो उस तासुर को मिटाने के लिए गिल्ट तो है नैब के यहाँ भी है, और मेरा ख्याल में मुझे तो लगता है कि ये चेयरमैन नैब के साथ भी कि जी हम ये कह देंगे आप फिर इसी तरह का रिएक्शन कर लें। तो ये सारा जो है ना वो एक तो ये ड्रामेबाजी हो रही है। साफ़ी साहब तो बहुत ही खरी सुना रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तो चेयरमैन नैब तो अपना काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नैब ने इससे पहले ये मिसिंग पर्सन कमीशन का भी था, वो काम कौन सा कर लिया, एबटाबाद कमीशन का भी था। फिर चेयरमैन नैब को इस मनसब के लिए आपको पता है किसने नॉमिनेट किया था? आसिफ अली जरदारी साहब ने। और आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको चेयरमैन नैब बनाने के लिए बड़े जतन भी किए थे, आगे पीछे जो है ना नवाज शरीफ को उन पे आमादा करने के लिए। तो जाहिर बात है अगर इस तरह के आदमी से आप ये तवक्को करते कि उनकी सारी चीज़ें जो है इंसाफ पे मबनी होंगी तो फिर तो ठीक है, आप उनसे वो खुशफहमी। अच्छा, अब ये जो NRO की बात कर रहे हैं, हाँ। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, अगर लिमिटेड पैमाने पे जो NRO का टर्म है वो तो रोज़ाना ये देते हैं। ये जो प्ली बारगेन है ये क्या है? ये NRO होता है ना, एक बत्ते की एक दूसरी शक्ल है या उसका। बाकी जहां तक वो आप ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर जो NRO उन्होंने रेफरेंस जो समझ में आ रहा है वो नवाज शरीफ साहब का, उसमें प्ली बार्गेन हो सकता है आपके ख्याल? नहीं, दूसरा वो तो इनको भी पता है NRO जिनके दरमियान होते हैं, हाँ। ठीक है, NRO हुआ पाकिस्तान की तारीख में परवेज मुशर्रफ के दरमियान और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दरमियान, ठीक। उसमें क्या जमाली का कोई किरदार था, शौकत अजीज़ का कोई था? तो इस वक्त शौकत अजीज़ की जगह पे इमरान खान बैठे हुए हैं। अगर कोई NRO देगा तो वो न चेयरमैन नैब देगा न शौकत अजीज़ की जगह पे बैठे हुए इमरान खान साहब देंगे। वो कहीं और से आएगा, वो कहीं और से आएगा। उसका चेयरमैन नैब को पता होगा, न मुझे पता होगा, न इमरान खान को पता होगा। पावर सर्कल्स है। बुखारी साहब से शायद मेरा राब्ता थोड़ी देर सेकंड के लिए मुनक़ता हुआ है, आप दोबारा प्लीज लगा लें। लेकिन ज़िया साहब से है मेरा राब्ता? जी ज़िया साहब आप कहिएगा, क्योंकि NRO की खबरें ऐसे वक्त में आ रही हैं जब फवाद चौधरी साहब ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि NRO की यानी PMLN के बड़े कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कोई NRO हो सकता है? चेयरमैन नैब ने तो कैटेगोरिकल कह दिया कि हम तो कहीं नहीं करेंगे। देखिए, मुशर्रफ साहब ने एक अपनी जुर्म को, क्राइम को एक रेस्पेक्टेबल टर्म दे दिया, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये कोई नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस नहीं था। वो अपनी पावर को परपिचुएट करने के लिए बेनजीर से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बेनजीर ने कहा कि मुझे थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की इजाजत दे दें। उसने कहा ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मेरे जो केसेस हैं उसको आप प्रिंट कर दें। और लेकिन 1998 तक के 1998 के बाद के नहीं। तो वो अरेंजमेंट था, it was an arrangement between Musharraf and बेनजीर। it was not a national reconciliation ordinance। ये कोई रेस्पेक्टिव। अच्छा, अब जो है ना सारे लोग, इमरान खान हो या नैब के चेयरमैन हो, वो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, अवाम को, बार बार ये टर्म यूज करके। नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस जो है वो कोई चीज नहीं थी, वो एक क्राइम था मुशर्रफ का, अपनी पावर को परपिचुएट करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो सिलसिला चला है जब से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया है, उसके बाद अभी जो काम शुरू हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये मैंने तो
बहुत देखे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जुल्म की दास्तानें पीटीवी पे सुनी है जब भुट्टो साहब को निकाला गया था, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, उनके खिलाफ व्हाइट पेपर भी लिखा गया। असल में हमारी जो उनमें कोई कैपेसिटी नहीं है। मुझे याद पड़ता है आसमा, जब पहली दफा बेनजीर साहिबा को निकाला गया था और उन्होंने चैलेंज किया था अपने डिसमिसल, तो डॉन में हमारी जो खबरें छपी थी मेरी और शाहीन की, वो एज एविडेंस पेश की गई। और एक इंटेलिजेंस का आदमी हमारे पास आया और पूछने लगा कि आपके पास और कोई चीज है? तो मैंने कहा कि भाई हम अखबार वाले हैं, हमारे पास जो चीज आती है वो हम यूज कर लेते हैं, हम कोई छुपा के नहीं रखते, सिलेक्टिव। अच्छा, अभी तो खैर उल्टा करते हैं, अभी तो उल्टा हो रहा है सर। कोई एविडेंस नहीं था। आजकल का दौर होता तो छुपाना पड़ता। हाँ जी, सही सही। अच्छा जी, आजकल के मतलब जज ने कहा कि हाँ ये एविडेंस है अखबार के खबरें, और उनकी जो डिसमिसल थी उसको अपहोल्ड कर दिया। अच्छा सलीम बुखारी साहब, नवाज शरीफ को पहले जी सलीम बुखारी साहब, सर आप बताइएगा, ये एनआरओ की खबरें, शहजाद अकबर साहब के पास हमने बिल्कुल आखिर में आना है क्योंकि ये हुकूमत के हैं, तो सर क्या एनआरओ की खबरों में सदाकत हो सकती है? और इस वक्त में जबकि जैसे जिया साहब ने कहा इतना बदनाम हो गया ये वर्ड, और डील इतनी बदनाम हो गई, बाकी चीजें इतनी बदनाम, तो कैसे कर सकते हैं अफोर्ड, और कौन कर सकता है और कौन कर रहा है? टफ कंपटीशन के कहते साहब का वर्ड ज्यादा बदनाम है एनआरओ का। जी बुखारी साहब, पहली बात तो ये है असमा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ किया है। गुफ्तगू तो सलीम साफी साहब ने बहुत ठीक की, जिया साहब जो है बहुत सीनियर आदमी हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने भी ठीक की। लेकिन मैं जरा दो चार चीजें इस एनआरओ के हवाले से सीधी करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को और उन्हीं की तरह से नैब के चीफ को ये गलतफहमी है कि एनआरओ शायद हुकूमत ने देना होता है। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग का हाल ये है कि ये एनआरओ वो देंगे, क्योंकि नारे जो मार रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो मुझे बहुत हैरत है। ये सिविलियन का काम नहीं है एनआरओ देना, ये इनको बहुत अच्छी तरह से और आसानी से समझ आनी चाहिए। मेरे भाई सलीम साफी ने भी बिल्कुल यही कहा कि खुदा के वास्ते अपने आप को इतना जाहिल और बेवकूफ मत साबित करें कि एनआरओ आपने देना है। दूसरी बात यह है कि एनआरओ जिन्होंने देना है उन्होंने इनसे पूछ नहीं देना है, क्योंकि जो इनको एनआरओ मिला था वो भी किसी से पूछ के नहीं दिया था उन्होंने। आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो एनआरओ की तारीख जो है वो जरा सामने रख के हम जरा आसानी से इस फैसले पर पहुंच जाएं कि ये हमेशा फौजियों ने देना होता है, चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत में ना हो। अब आ जाए नैब। नैब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में धड़ाधड़ ये इल्जाम लगता है कि जी ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये कानून बनाया था, ये कायम किया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। ये एनआरओ ये नैब कोड किसने बनाई थी इसके बारे में भी लोगों को इल्म नहीं है। यार मुझे बहुत हैरत है इस बात पे। नहीं, जनाब मुशर्रफ साहब ने बनाई थी और इसके 4 सक्सेसिव चेयरमैन जो हैं हाँ। वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। जी ठीक बात। और जो अमजद थे, जनरल अमजद जो पहले चेयरमैन थे जी, वो इसलिए छोड़ गए कि उनका इख्तिलाफ मुशर्रफ साहब से ये था कि मैं बंदा पहले नहीं पकड़ूंगा, मैं पहले सबूत इकट्ठे करके केस सॉलिड बनाऊंगा फिर डालूंगा। उन्होंने जो कहे ठीक। अच्छा वो रैशनल रिकंसिलिएशन थी जिसकी जनरल अमजद बात कर रहे थे, वो रैशनल रिकंसिलिएशन थी असल में बुखारी साहब का। जी लेकिन हुआ क्या? हाँ। हुआ क्या? हाँ। आप देखिए कि नैब के पास इतने इख्तियारात आ गए हैं कि वो जिनके खिलाफ बाकायदा केसेस तैयार हैं उनको तो पूछे भी ना कि भाई साहब आप किधर होते हैं आजकल, और जिनके खिलाफ केसेस घड़े जाने हैं या बनाए गए हैं बाद में उनको पहले गिरफ्तार कर लिया है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का उनको गिरफ्तार तो नहीं किया, मर्जी आंखें बंद कर लें। जी केस तो बुखारी साहब उनके ऊपर भी 27 लाख रुपए का है ना, मतलब देखा जाए तो वो कोई केस तो नहीं बनता जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे। देखिए गुजारिश ये है जी कि वो कहते हैं ना पंजाबी जुबान में चोरी कख दी भी ते लख दी भी। हाँ। तो अगर आपने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, अगर आपने नॉर्म्स को तोड़ा है, तो आप एक से मुजरिम है, इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपकी चोरी का लेवल क्या है और किसी की क्या है। नहीं, शहजाद साहब के पास जाने से पहले इसमें एक चीज हम जहन में नहीं रखते कि चेयरमैन तो बदल जाते हैं लेकिन जो नीचे का नैब है ये 99% वही है जो पहले जिन साहिबान का इन्होंने नाम लिया उनके दौर में जो उनके लोग थे जो मुकर्रर किए गए थे। मसलन अब लाहौर के जो सलीम शहजाद साहब है, शहजाद सलीम साहब है, ये तो उसी मुशर्रफ के दौर से चले आ रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, ये चीज हम नैब के बारे में जहन में नहीं रखते। बिल्कुल। क्या आप वाकई समझते हैं कि लोग जो है या अवाम जो है या हल्के जो हैं वो चेयरमैन नैब की इस क्लैरिफिकेशन या उनकी जो वजाहत है उसको मान लेंगे कि कोई एनआरओ नहीं होगा?
मैंने वैसे वो वजाहत सुनी नहीं है, लेकिन मैं आपसे लीड ले लेता हूँ। पहले तो बात है, आपने इतना जय्यद उलमा का पैनल बैठाया हुआ है, मुझ जाहिर को कहाँ बिठा दिया आपने। मैं तो मुझे तो इतनी सियासी बातें नहीं पता, लेकिन देखिए मैं 2-3 वजाहतें अर्ज कर दूँ। देखें NRO, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, एक बड़ा गलत किस्म का नाम दिया गया। इसमें कोई रिकन्सिलिएशन नहीं थी, नेशनल रिकन्सिलिएशन ये नहीं होती, कहाँ से हमने साउथ अफ्रीका से लव स्टोरी किया और बहुत ज़्यादती है ये कौम से। लेकिन कुछ चीज़ें हैं क्लियर करने की। देखिए हम बिल्कुल बात कर सकते हैं कि इनको NRO ने नहीं दिया था, उनको वो नहीं देंगे, ये तो सारी अलग बातें हैं। मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर देता हूँ। एक नैब के बारे में जो अभी सबसे पहले सलीम साहब ने बात की, 99% नैब जो है वो शायद 99 वाला मुशर्रफ दौर का कह रहे हैं। मैं थोड़ी सी परसेंटेज के हवाले से बात क्लियर कर दूं। असल में ये 99% अगर आप परसेंटेज पे जाते हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, इस वक्त 2-3 DGs ऐसे हैं जो तकरीबन सन 2003-4 से नैब के अंदर थे, अब वो सीनियर होकर DG बन गए। लेकिन बाकी नैब का जितना स्ट्रक्चर नीचे है ये सारा रिसेंटली हायर हुआ है, बिकॉज इनके नीचे जितना अमला था पहले वो बाकी इदारों से, FIA से लोग आए हुए थे, वो वापस चले गए। 2007 में आपको याद है जनरल कियानी ने फौज के इसमें जो लोग सर्विंग थे उनको वापस ले गए। एक वैक्यूम आया 2007-8 के बाद जब पीपल्स पार्टी का दौर आया था, उस वक्त नैब में दोबारा से हायरिंग हुई। सारे इस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स, एक भी इन्वेस्टिगेटर नैब में 2007 से पहले का एम्प्लॉय नहीं। कोई भी डायरेक्टर लेवल का बंदा 2007 से पहले नहीं है, क्योंकि जो लोग थे अब वो सीनियरिटी में सिर्फ DGs रह गए। और अगर मेरी यादाश्त गलत नहीं है 2 या 3 DG से ज्यादा पहले के लोग नहीं है, बाकी सारे। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, नहीं 4 नहीं सर, बढ़ गए। अब सखर में भी DG है, मुल्तान में भी DG है, लाहौर है, पेशावर बढ़ गई ना, रीजन में बढ़ा दिए। जो मेन है यानी पंजाब के अंदर जैसे पंजाब वाले DG हैं वो पुराने हैं, और वो हैं। और बहुत सारे जो पुराने लोग थे, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था आज से 4 साल पहले, उसमें भी वो नैब से बर्खास्त कर दिए गए। तो ये तो इस वक्त उनकी पोजीशन है। दूसरी जो बात की थी बुखारी साहब ने कि ये नैब के कानून के ऊपर, तो मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं, नैब का कानून 99 का है, लेकिन ये बिल्कुल चरबा उस 97 के एक्ट का है जो एहतसाब एक्ट था। इसके अंदर कोई जेर जबर ऊपर ही हुई है, उस सेक्शनों के नाम जिस तरह हमने वो एविडेंस एक्ट किया था, वाला जो था, बिल्कुल वही है, कोई तब्दीली नहीं है। और जो नैब कोर्ट है ये तो पहले उस वक्त सैफुर रहमान वाले ज़माने में ये एहतसाब बेंच होता था, 2 जजेस बैठते थे, बड़ा मशहूर वो कयूम साहब बैठे थे एक बेंच में। इस तरह से अब ये नैब कोर्ट लोअर जुडिशरी में चला गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की सतह पे आ गया। तो ये थोड़ी सी मैं फैक्चुअल क्लैरिफिकेशन करना चाहता था। जहाँ तक अब वापस मैं NRO पे आता हूँ, देखिए ये तो जितनी बातें हैं, किसने NRO देना है, क्या देना है, अब किस चीज़ को क्या कहते हैं, एक चीज़ बड़ी क्लियर है। अगर ये कहा जा रहा है कि कोई तीसरी या चौथी कुव्वत NRO देती है, तो फिर ये जिस मिसाल के तौर पे भी हम ये पीपल्स पार्टी वाले रीसेंट केस की बात करते हैं, या सिंध वाले, जिसमें इतने 172 तो लोग लिस्ट हो गए हैं, तो कहना नहीं पड़ सकते कि कौन से लोग हैं। लेकिन ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो से शुरू किया, उसने JAT, ये तो नैब के पास तो अब देखिए ना, नैब के पास तो अब गया कि जब JAT ने कह दिया कि इसके अंदर बेहतर फोरम नैब है, नैब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शहजाद साहब, जब FIA के पास, चूंकि ये अब गया है नैब के पास, लेकिन FIA जब असगर खान केस के अंदर कहती है जी 25 साल का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह से बाकी केसेस के रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर सकेगी और कितना वो उसके साथ? देखिए दो चीजें मुख्तलिफ है। FIA के ऊपर जो उनका जवाब गया है उसके ऊपर तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी एक्सेप्शन ली है कि आप कैसे कहते हैं कि इसमें, क्योंकि अगर आप उसका जवाब ही देख लीजिए तो FIA ने जो जवाब जमा कराया है उसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि जी इसमें बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो फिर साथ ये कहते हैं कि इसमें जो एविडेंस है वो प्रोसिक्यूटेबल नहीं है, जो कि एक टेक्निकल चीज़ है। कि ये तो कह रहे हैं कि पैसे विड्रॉ हुए हैं, ये कहते हैं कि 80% पैसे तो विड्रॉ करने वाला वो यूनुस हबीबी खा गया, 20% में से उसने ऐसे किया, वो पूरा उन्होंने ब्रेक डाउन दिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने पूछा या बताया काबीना को कि FIA केस के, असगर खान केस के ऊपर क्या करेंगे, क्योंकि FIA तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। FIA मिनिस्टर इंटीरियर और प्राइम मिनिस्टर चूंकि सब मिनिस्टर इंटीरियर उनके अंडर है, उन्होंने बिल्कुल ये FIA से पूछा है और ये FIA ने उनको जवाब देना है इस बात के ऊपर कि ये किस तरह से कहते हैं। लेकिन FIA का मैं उसमें एक आपको प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी उससे कोई खुश नहीं है कि जो हालात नजर सामने पेश किए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जिस वक्त के उस वक्त की रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उस वक्त सारा ये डॉक्यूमेंट्स की सूरत में एविडेंस होता था। FIA का ये कहना है, लेकिन इसमें इतनी फैसला एक तो प्राइम मिनिस्टर ने भी करना है कि FIA इसमें क्या कर रहा है, उनकी जो भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने पार्टीज को भी नोटिस कर दिया है, अभी उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी, तो उस पर कार्रवाई चलेगी, बंद नहीं हुई फाइल, नहीं फाइल बंद नहीं हुई। FIA ने जरूर सबमिट कराया है कि जी ये हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर आएंगे कि NRO अगर कहीं से होगा तो किस सूरत में हो सकता है
और इसके साथ साथ ECL से नाम क्यों नहीं काबीना ने निकाले? शहजाद अकबर साहब से तो इसके ऊपर बहुत उनके पास खबरें, पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साफ़ी साहब, मैं चाहती हूँ कि आप, चूँकि ये छोटा राउंड है तो ज़रा जल्दी जल्दी सब कर लें कि जरदारी साहब के खिलाफ भी केस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में होगा, फिर ECL से नाम भी आज नहीं निकले, क्या मैसेज है ये? किसका? क्यों नहीं निकाला गया, क्यों नहीं निकाला? अच्छा, ये इसका ECL से एक कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, दूसरे कहते हैं क्यों नहीं निकाला। मुझे लगता है असल में जरदारी साहब ने एक तो बड़े जतन किए, सेनेट इलेक्शन में जो कुछ किया, उससे पहले जो कुछ किया, यानी उन्होंने इमरान खान से भी ज़्यादा ताबेदारी की। लेकिन शायद यह माजी मसला है या पीपल्स पार्टी का स्ट्रक्चर मसला है, उसके बावजूद वो इमरान खान की तरह लाडले नहीं बन सके। अच्छा, उन्होंने पिरो हरकत कर ली जो पहले की थी, धमकियों पे उतर आए, 3 साल के लिए आप आए। और ये तो मेरे ख्याल में इन मामलात में जिस तरह पहले भी बात हुई थी कि इमरान खान या इन लोगों का कोई ख़ास सरोकार नहीं होता, तो कुछ और लोग उनसे एक तो नाराज़ हैं। अब ये देखिए, इससे पहले जो 2 चीज़ें हम जिक्र कर रहे थे, इमरान खान किसी सूरत शहबाज शरीफ को वो नहीं बनाना चाहते थे ये कमेटी का चेयरमैन, वो किसी और जगह से हो गया। तो ये भी मुझे लगता है कि एक रैशनल रिकंसिलिएशन है ना, अगर उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, मैंने जिया साहब का जुमला पकड़ लिया बिल्कुल। हाँ, दूसरा अभी एक तो इससे, क्योंकि पार्लियामेंट तो चलानी है, नंबर जो नहीं है तो क्या करें? हाँ, भी तो वो कुछ और लोगों ने कहा कि यार ये तुम क्या, मतलब एक ठीक है हम वज़ीर आज़म तो आपको बना, लेकिन अब पार्लियामेंट तो भी आपको चलाना होगा। और जाहिर बात है इन चीज़ों पे अभी तक वो एजुकेट नहीं हुए हैं, और ना उनका ये मिजाज है, यानी उनके मिजाज में रत्ती भर जमहूरियत नहीं है इमरान खान साहब के मिजाज में। अभी आप देखें जिस तरीके से वो चला रहे हैं। तो एक तो ये इससे पहले जो बात हो रही थी ना, अब देखिए यहाँ पे नाम लिया जा रहा है रियासत मदीना का। हाँ। तो रियासत मदीना हमारे सामने मॉडल क्या है? शहजाद साहब बैठे हुए हैं, उसमें ये था कि भाई आज से पहले जो कुछ था वो माफ़, लेकिन आज के बाद सेटिंग वक्त के रूलर जो है वो आज के बाद उनका एहतसाब होगा। ये रियासत मदीना के क़याम से पहले जो कुछ लोगों ने किया था उनको कहा कि भाई आज के बाद, और सबसे पहले एहतसाब किसका होगा? हुक्मरान का होगा। हाँ। इधर ये कर रहे हैं। हाँ। कि जो एहतसाब कर रहे हैं, एक तो माजी पे कर रहे हैं, और ये जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि ये सारी ड्रामाबाजी हो रही है, वरना इसने जेन्युइन केसेस, पार्टी फंडिंग केसेस देख लें, ठीक, आज भी उससे मुतालिक खबर आई है। जी बिल्कुल, उसकी तरदीद भी आ गई स्टेट बैंक से बाय द वे, वो PTV हमला केस। लेकिन मैं नैब के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा की बात करता हूँ। जी, ये मैं इसमें फवाद से फवाद से इत्तेफाक करता हूँ। ये नैब अगर ड्रामे ना करता तो ये हेलीकॉप्टर केस क्या एक दिन में हो सकता है सारा रिकॉर्ड। दूसरा, अच्छा एक सेकंड, अच्छा उधर असल चीजें है ना, BRT है। ऐसे इनका हमला चूंकि डायरेक्ट हमारे ऊपर था तो मुझसे पहले लेने बुखारी साहब। BRT क्या होता, सारे हमले इकट्ठे करना चाहती हूँ मैं असल में। बुखारी साहब ये बताइएगा कि अगर NRO पे इनका, साफी साहब की बहुत सारी बातें जाहिर है कि हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन बात यह कि हर चीज तो हुकूमत के हाथ में नहीं है, NRO उनके हाथ में नहीं है, लेकिन ECL से नाम निकालना उनके हाथ में था और उन्होंने नहीं निकाला, गो के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था। इसका क्या मैसेज है? देखिए, बात NRO की हो रही है, मेरा बहुत कुछ दिल चाहता है उसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन चूंकि सलीम साफी साहब ने इतना कूजे में दरिया को कूजे में बंद किया है कि बोलने की गुंजाइश नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर इलेक्शन के ऊपर हमारा एतमाद है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जमहूरियत चलती ही सिर्फ पार्लियामेंट से है, तो पार्लियामेंट में आपको PTI की स्ट्रेंथ का जरा जायजा लेना होगा। देखिए, पहले चलते हैं बलूचिस्तान। जिस आसिफ अली जरदारी ने उनकी वहां हुकूमत तोड़वा के और नई हुकूमत कायम करवाई थी, वो अब बजिंजो साहब से इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि पुराने पिछड़े हुए दोस्त हैं। वो एक नया काम तैयार है, वहां के स्पीकर पहले से मुस्ताफी हो चुके हुए हैं और तोड़ फोड़ का अमल वहां जारी है। किसी वक्त भी आप सुन लेंगे हुकूमत ये मौजूदा जो है वहां टूट जाएगी। उसके बाद आप आ जाइए, जरदारी साहब ने बदला फिर लेना है सेनेट में। वो नून के साथ जो चाहेगा बिछ जाएंगे वहां पर उनका चेयरमैन चेंज करवाने के लिए, और ये होने वाला है बहुत जल्द। अब आ जाइए नेशनल असेंबली और सेनेट में।
और इसके साथ साथ पंजाब असेंबली में सर आपके क्या मेजॉरिटी है कि सॉरी कानून कतई को कोई कलामी पास माफ नहीं- सर कतई कलामी माफ इसीलिए बजिंजो साहब की मुलाकातें हो रही हैं बिलावल साहब से और जरदारी साहब से। जी मैंने अर्ज कर दिया ना, मैंने तो आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मैंने ढकी छुपी बात तो की नहीं है। वो तो वहां काम तैयार है। अब आ जाइए आप लेजिस्लेशन और मालियाती बिल पास कराने के लिए, जिसके लिए सेनेट और नेशनल असेंबली में जो मेजोरिटी है वो मोहताज है उन चंद अलाइज की जिनकी बहुत ही महदूद सीटें हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं, ना रॉकेट साइंस चाहिए इसके लिए। दूसरी तरफ आ जाइए पंजाब असेंबली द लार्जेस्ट प्रोविंस, वहां भी यही हाल है। कानून पास नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो चलेंगे कैसे? पहली बात तो यह है। लिहाजा उसको चलाने के लिए ही पीएसी की मेंबरशिप, जो उन्होंने कहा था दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, नहीं देंगे चेयरमैनशिप दी, वो न सिर्फ वहां दी, पंजाब में भी हमजा को दिया, आपने नोट किया होगा। जी हाँ। तो इतनी क्रिपल्ड मेजॉरिटी जो है वो उसके अपने अंदर इनबिल्ट मसाइल जो हैं वो मौजूद रहेंगे। ठीक, अच्छा दूसरी बात आ जाइए अब एनआरओ के ऊपर। देखिए एनआरओ के निशानियां होती हैं, हमेशा इंडिकेटर से पहचाना जाता है। मेरी जाती राय यह है कि नवाज शरीफ की खामोशी, मरियम की खामोशी, ट्वीट्स का बंद हो जाना और शहबाज शरीफ का बिल्कुल ऐन जो ख्वाहिश हो उसके मुताबिक चलना, ये निशानियां हैं। और वेरी टू द पॉइंट। अच्छा जिया साहब मुझे इजाजत दें, मैं शहजाद अकबर साहब से इस पे ले लूं कमेंट, फिर मैं आपके पास आती हूँ। शहजाद साहब ये निशानियां जो क़यामत की निशानियां हैं ये तो बता दी बुखारी साहब ने, अब इसके बाद क्या रह गया? देखिए बात यह है कि जिस तरह मैं अगर शुरू यहाँ से करता हूँ, मैं शेख रशीद साहब से कुछ जुमले मुस्तार लेता हूँ और ये जो सलीम साफ़ी साहब ने पूरा रज़िया भट्ट का नावल सुना दिया हमें कि वो ऐसे है और ये वैसे है। देखिए ऐसे नहीं है। मदीना की रियासत की बात करते हैं, वो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। अगर मदीना की रियासत में माफ़ी का जिक्र करते हैं तो उन लोगों को माफ़ी का ऐलान किया गया जिन्होंने हुजूर की ज़ात के ऊपर हमले किए, उनके साथ अब ये देखें बात रियासत मदीना ये रियासत के साथ नहीं किया है। चलो सर मैं तो बोला नहीं, आपने हमारी ऐसी की तैसी कर दी, हमने बिल्कुल नहीं किया। अब ये जो पीएसी का डिसीजन है, इन्होंने कहा जी कि इमरान खान बिल्कुल जमहूरी शख्स नहीं है। ये कोई तरीके इंसाफ जो है ये नून लीग या जरदारी लीग नहीं है, इसके अंदर सही मानों में जमहूरियत है। लीडर आज भी कहता है कि एक शख्स जिसके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, जो ज़ेरे हिरासत है, वो पीएसी का सरबराह कैसे होता है, ये उनकी ज़ाती राय है। पूरी पार्टी बैठी, उसने डिसीजन किया, उन्होंने कहा हमने पार्लियामान को चलाना है, इसको इस तरह से करना जरूरी है, रवायत बनी हुई है, हम इसको चलाने, क्योंकि हॉस्टेज कर लिया था, पार्टी ने वज़ीर आज़म को कन्विंस किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। आज भी अगर आप उनसे पूछेंगे उनकी वही राय है, लेकिन पार्टी का जमहूरी तो यही, जमहूरी अंदाज तो यही है कि अगर सब लोग ये कहते हैं, सीनियर लीडरशिप भी कहती है कि हमने निजाम को चलाना है, तो उन्होंने इस पर एग्री कर लिया। अब इसमें रज़िया भट्ट यहाँ से आ जाती है, वो कहती है जी कि नहीं किसी ने कहा था, वहां से कहा था। पहली बात तो ये कि हमें आज तक पता नहीं कि शहजाद साहब ने पीटीआई को ज्वाइन किया है या नहीं किया। तो है अच्छा नहीं, एक मिनट, वो तो उनके निशान होता है कमर के ऊपर के क्या काबीना की इजलास पे बैठते हैं। आप फारूक सलीम वाली उनकी विचारों की डॉक्टर काबीना के इजलास में तो एमकेएम के लोग भी बैठे हैं, उसमें तो वो मिर्जा साहब की वो देखें, ये जब शहजाद साहब वो दूसरे केसेस लड़ते थे ना, हम तो पीटीआई को और इमरान खान को पिछले 12-14 साल से फॉलो कर रहे हैं ना। जब उनकी पार्टी बन रही थी वो बाकी चीज़ें हो रही थी, और अभी तक तो शहजाद साहब कोई पीटीआई के लिए खिदमात के नतीजे में यहाँ पे नहीं आए हैं। वो तो शहजाद साहब को भी कहीं और से ये ओहदा दे दिया गया है, ठीक है। आज एक नया ये हम इस मुल्क में रहते हैं, हम उसका तो बहरहाल हम इतना डायरेक्ट नहीं, एहतसाब के अच्छा एहतसाब के बारे में हम आपकी वो मानते हैं, क्योंकि एहतसाब जिन लोगों के हाथ में है आप उनकी नुमाइंदगी करें, लेकिन पीटीआई और इमरान खान के बारे में हम आपको अथॉरिटी नहीं मानते। अभी तो आप पीटीआई ज्वाइन कर ले, लेकिन उनका अपना जो प्रोफेशन है उसमें तो वो बात कर रहे हैं। जिया साहब आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक का कार्य है, ब्रेक के फौरन बाद मैं आपके पास आती हूँ। सर छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त जिया साहब बनी हुई है उसमें तो सिंध हुकूमत के साथ भी तनाव है, ये तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, आपने बुखारी साहब की भी बात सुनी, हमें भी ऐसी इत्तलात आ रही हैं, तो आपको कैसा माहौल नज़र आ रहा है? ख़ास करके भी तो कह रहे कराची के फंड्स भी फेडरल गवर्नमेंट खुद इस्तेमाल करेगी, गवर्नमेंट को नहीं देगी, मुंतखब हुकूमत वहाँ की उसको नहीं देगी। आसमा, जब मैंने आज साफ़ी साहब की और हमारे बुखारी साहब की बात सुनी तो आई वॉज टेम्प्टेड कि मैं आपसे कहूँ कि मेरा टाइम भी आप उन्हें दे दें,
क्योंकि मैं उन दोनों से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट आखिरी जो बात की तो बुखारी साहब ने कि जो रिस्पॉन्सेस PMLN से इस वक्त आ रहे हैं उससे उन्हें ये लग रहा था कि वो NRO में की बात शायद शुरू हो गई है। मैं इस पर डिसएग्री करूँगा। मेरा ये ख्याल है कि ये खामोशी इसलिए अख्तियार कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि मुल्क की सियासी हालात को इतनी इन्हें हीटअप कर दें कि सिस्टम खुद डेंजर में आ जाए, क्योंकि हालात इतने ख़तरनाक हैं। खुद बुखारी साहब ने जो बताया सेंटर की जो पोजीशन है या पंजाब की जो पोजीशन है, अगर ये हीटअप होती है सिचुएशन तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगी। और जहाँ तक सिंध की पोजीशन, सिंध की बात है, मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो जज कर रहे हैं हम PTI को, उनके अपने स्टैंडर्ड पे जज कर रहे हैं, इसलिए वो दे हैव गॉन ऑन द बैक फुट और वो सारी वो बातें करें जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये जो अभी उन्होंने जो हरकत की है कि ECL, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ECL से इनको निकाल दो और इन्होंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे, वो खुद ही इन्हें सियासी इन्हें बना रहे हलचल पैदा करना चाह रहे हैं और खुद उनको नुकसान होगा। और जहाँ तक शहजाद अकबर या एहतसाब अकबर की बात है, सॉरी मैंने वो टर्म इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रोसिक्यूटेबल केस अजहर खान के सिलसिले में, केस के सिलसिले में। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मैं कैपेसिटी देख रहा हूँ हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, NAB की, मुझे लगता है कि इनके पास कोई प्रोसिक्यूटेबल केस नहीं है किसी के खिलाफ, तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल ये तो सर आपका तजुर्बा इतना है, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी। ECL से क्यों नहीं निकाला आपने? देखिए, जो ज़िया साहब ने बात की है वो एक कैपेसिटी का इशू, तो उस पर मैं एग्री करता हूँ और इस पर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हमें बढ़ाने की ज़रूरत है तमाम इदारों के अंदर, स्पेशली प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन। वो आप तो ये बड़े स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस है ना, इस वक्त इस्लामाबाद की जो सिटी है उसके अंदर प्रोसिक्यूशन का ये आलम है कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट नहीं है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बनना चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल से 16 साल से जब से इस्लामाबाद की आबादी बढ़ी है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उस तरह से नहीं है और इन्वेस्टिगेशन का बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये टोटली एग्री करता हूँ और इसके ऊपर काम हो रहा है और हम करेंगे भी इंशाल्लाह। जहाँ तक बात ECL की, मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। देखिए, ECL के मामले के ऊपर JIT की तरफ से रिकमेंडेशन आई थ्रू FIA, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कैबिनेट के अंदर डालने के लिए, और पूरा केस प्रेजेंट किया गया जिसके साथ एग्री किया गया पूरी लिस्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, उस ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कहा गया कि जो अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ कि बिलावल और रिमार्क्स थे कि बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम निकाल दिया जाए ECL में से। लेकिन आज भी जब काबीना का इजलास हुआ उस वक्त तक कोई रिटन ऑर्डर नहीं था। ठीक। और जो रिव्यू कमेटी कैबिनेट ने पिछली मीटिंग में बनाई थी, उस रिव्यू कमेटी ने कुछ सिफारिशात वो लेके आए थे कि वो सारे केसेस रिव्यू करके ये उनकी सिफारिशात हैं, उसमें उन्होंने एक लिस्ट